हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। अभी अगर बात करें अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी तो उसमें बीएड सेकंड सेमेस्टर में आपके टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें आपके पास फिजिकल साइंस रहेगा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास, है ना। बाकी किसी के पास हिंदी है, इंग्लिश है, एसएसटी है, अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो इसके सुपर 200 एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड आई होप कि आपको जो आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्हीं में से मिल जाएंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत डीपली समझिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है, निम्न में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें कौन सी एक ऐसी बात है जो विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, ये तो बात सही है। विज्ञान संदेहवाद को भी बढ़ावा देता है। विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये बात सही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा ऑप्शन है जो विज्ञान के नेचर को ठीक से एक्सप्लेन करता है। कौन करता है? वैज्ञानिक अपने कार्यों में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है, या फिर विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो राइट वन ऑप्शन यहाँ पे आपका बी है। वैज्ञानिक विधि जो है ये अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ होता है। देखिए, विज्ञान की पाठचर्या में पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण होता है, या विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना। विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं, इसका समावेश होता है। या विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ होता है शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का एडजस्टमेंट करना, सामग्री का समायोजन करना। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। किसमें शामिल करता है? तो जो प्रदर्शन यानी जो दिखाने वाली चीजें हैं वो आपका बच्चों को देखने और सुनने दोनों में हेल्प करता है। लाइक आपका टेलीविजन है ना, उसमें बच्चा देख भी रहा है और बच्चा सुन भी रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाठ्य योजना में सबसे पहले क्या निर्धारित किया जाता है। उद्देश्य, प्रणाली, गृहकार या पाठ्य वस्तु। तो पाठ्य योजना बनाते समय सबसे पहले आप ये थोड़ा ना देखेंगे कि हमें क्या गृहकार देना है या हमारी क्या पाठ्य वस्तु है ना। सबसे पहले ये देखा जाता है कि आखिर ये जो पाठ्य योजना तैयार की जा रही है इसके उद्देश्य क्या हैं। इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता है। प्रकृति के लिए विज्ञान की मान्यता क्या है? वास्तविक। क्या है? वास्तविक। ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट है। सृजनात्मक छात्रों की विशेषता है। जो सृजनात्मक छात्र होते हैं, जो क्रिएटिव छात्र होते हैं, जो कुछ इनोवेटिव करते हैं और यानी कि कुछ नया सोचते हैं, वैचारिक लचीलेपन का अभाव होता है उनके अंदर। वे जिज्ञासु प्रकृति के होते हैं, समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं, या उनके पास बुद्धि का अभाव। अगर बुद्धि का अभाव होगा तो वो सृजनात्मक कहाँ से कहलाएंगे, है ना। वैचारिक लचीलेपन का अभाव होगा तो सृजनात्मक कैसे कहलाएंगे। जो सृजनात्मक बालक होता है वो जिज्ञासु होता है, हर चीज के बारे में जानने का प्रयत्न करता है, नई नई चीजों की खोज करता है ना, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है कब? जब प्रकाश चलता है वायु से जल में, तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। वायु से कांच में, जल से कांच में, या फिर कांच से जल में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है जब प्रकाश जो है कांच से जल में चलता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो उसका क्या होगा? त्वरण एक समान होगा, वेग भी परिवर्तन होगा। बात यहाँ पे दोनों ठीक लग रही है, त्वरण भी एक समान रहेगा, वेग भी परिवर्तित होगा। गति में परिवर्तन रहता है,
वेग एक समान रहता है। देखिए यहाँ पे यदि कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से गुजरती है तो उसमें त्वरण भी एक समान रहेगा, वेग भी परिवर्तित होगा, यानी कि यहाँ इसमें तो आपके ए और बी दोनों ही सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कण स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, फिर इसकी क्या होगा? गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य से अधिक होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य से अधिक है और गतिज ऊर्जा शून्य से कम है, या स्थितिज ऊर्जा शून्य से कम है और गतिज ऊर्जा शून्य से अधिक है। स्थितिज ऊर्जा शून्य है या गतिज ऊर्जा शून्य से कम है। तो एक कण जब स्वतंत्र रूप से घूम रहा है, फिर इसकी जो गतिज ऊर्जा है ना वो हमेशा शून्य से अधिक होती है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा हमेशा शून्य से अधिक होती है। किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक, उल्टा, अनंत पर अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्या होगा? किसी वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, अनंत और अत्यधिक बड़ा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान की अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षार्थी के लिए सत्य होनी चाहिए, शिक्षार्थी के पर्यावरण के लिए सत्य हो, या उपरोक्त सभी, या फिर विज्ञान के लिए सत्य होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी शिक्षा का मतलब है कि शिक्षार्थी के लिए सही रास्ता दिखाए, शिक्षार्थी के पर्यावरण की सही जानकारी दे, विज्ञान के लिए भी सत्य होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है वो आपका राइट हो जाता है। दूध की पीएच प्रकृति क्या है? दूध की जो पीएच प्रकृति है वो निम्न अम्लीय के अंतर्गत आती है, यानी कि निम्न अम्लीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। घर्षण को बढ़ाया जा सकता है, घर्षण जिसको हम इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो तेल का प्रयोग करके, अरे नहीं, जब तेल का प्रयोग करेंगे तो घर्षण तो लगभग जीरो हो जाएगा, घर्षण रहेगा ही नहीं। सतहों पर नमी के द्वारा भी नहीं कर सकते, खुरदरी सतहों के द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो घर्षण को खुरदरी सतहों के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट है। निम्न में कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? क्या दूध जल में नहीं घुलता है, या शहद नहीं घुलता है, या शराब नहीं घुलती है, या तेल नहीं घुलता है? बात जो है ऑप्शन डी आपका राइट है, जो तेल है वो आपका जल में नहीं घुलता है। निम्न में से उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा नहीं है? जल से भाप बनना, क्या ये उत्क्रमणीय परिवर्तन के अंतर्गत नहीं आता है? या लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना, भाप का संघनन? देखिए उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन सा नहीं है? केरोसिन का जलना जो है ये उत्क्रमणीय परिवर्तन आपका नहीं है, ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाता है। किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? सीएनजी के, एलपीजी के, हाइड्रोजन या कोयला? तो कोयले के जलने से वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है। किसके जलने से? कोयले के जलने से वायु प्रदूषण जो है वो अधिक होता है, ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? चांदी, तांबा, सोना या अभ्रक? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट वन क्या रहेगा? विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या कहलाता है? आपका चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ऑप्शन डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। वायु का बुलबुला जल में किसकी तरह व्यवहार करेगा? वायु का बुलबुला जल में किसकी तरह व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस की भांति, अवतल लेंस की भांति, समतल लेंस की भांति या समतल उत्तल लेंस की भांति? तो वायु का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति काम करेगा। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट वन इज हर्बर्ट की पाठ्योजना का चरण निम्न में से कौन सा नहीं है? तैयारी, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग या विश्लेषण? तो हर्बर्ट की पाठ्योजना के चरण में आपका विश्लेषण नहीं आता है, तैयारी भी आती है, प्रस्तुतिकरण भी आता है, अनुप्रयोग भी आता है। कौन सा नहीं आता है? आपका विश्लेषण नहीं आता है, ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भौतिक विज्ञान के अध्यापक को अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, स्थायी और इफेक्टिव बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? मान लीजिए आप फिजिक्स के टीचर हैं और आप अपनी टीचिंग को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, क्लियर होनी चाहिए, इफेक्टिव हो, स्थायी हो, है ना, अच्छा इम्पैक्ट पड़े स्टूडेंट्स पर, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे? आप वास्तविक वस्तु का प्रयोग करेंगे, चित्र का प्रयोग करेंगे,
मॉडल और स्लाइड का प्रयोग करेंगे या ये सारी चीज़ों का प्रयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है हम इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारी जो टीचिंग है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड बन सके, बच्चे उसमें रुचि लें, वही सबसे बड़ी चीज़ है। इनमें से कौन सा आसुचरित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? गुरुत्व केंद्र जो है ये आपका आसुचरित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है। कौन सा उपकरण भौतिक विज्ञान शिक्षण में सहायक नहीं है? सरल कमानीदार तुला, क्या ये फिजिक्स के टीचिंग में यूज़ नहीं होती है? होती है डेफिनेटली। साधारण वायुदाब मापी, ये भी भौतिक विज्ञान में आता है। ग्लोब स्प्रिंग तुला भी आपका भौतिक विज्ञान में आता है। जो ग्लोब है ये आपका ज्योग्राफी पढ़ाने में आता है, यानी कि भूगोल के यूज में कौन आता है? ग्लोब। बाकी सारी चीज़ें किस में आती हैं? फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे ये सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ परीक्षा। वस्तुनिष्ठ का मतलब है ऑब्जेक्टिव, जो आप पढ़ रहे हैं एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव परीक्षा का लिखित रूप में निर्माण किसने किया था? तो ये करने वाले आपके हेराउस मैन थे। कौन थे? हेराउस मैन। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। जो टीचिंग सब्जेक्ट रहते हैं इनके जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं, ठीक है। लाइक सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, या आप अपने सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका चाहे जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो या फिजिकल साइंस हो, हिंदी, एसएसटी, जो भी होते हैं ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम रहते हैं इनके, ठीक है। तो जैसा आपका टेट सीटेट में जो आपकी पेडागोजी है वो सेम रहती है, तो यहाँ भी पेडागोजी सेम ही रहती है। परीक्षण की रचना किसने की थी? परीक्षण की रचना करने वाले आपके गॉल्टन और कैटिल थे। कौन? परीक्षण की रचना करने वाले आपके गॉल्टन और कैटिल थे। प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के विकास में होने वाले लाभ। प्रयोगशाला विधि को अनिवार्य करने से छात्रों के डेवलपमेंट में होने वाले जो लाभ हैं वो कौन से हैं? तो उसमें जब प्रयोगशाला विधि का यूज किया जाता है तो उससे बालकों में तर्क शक्ति का विकास होता है, बात सही है। एक साइंटिफिक जो है दृष्टिकोण भी उनके अंदर डेवलप होता है, ये भी बात सही है। सामाजिकरण का भी विकास होता है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सामान्य भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कौन सी सामग्री आवश्यक है? आवश्यकता के अनुसार मेजें होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होनी चाहिए, अलमारियाँ होनी चाहिए, या फिर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ये सारी चीज़ें चाहिए भाई, ब्लैक बोर्ड भी चाहिए, अलमारी भी चाहिए सामान रखने के लिए, आवश्यकता के अनुसार मेजें भी चाहिए। तो इसलिए ऑप्शन जो डी है आपका वो राइट हो जाता है। यदि किसी तरल पर दाब पड़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होगा? यदि किसी तरल पर दाब पड़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ता है। क्या होता है? क्वथनांक भी बढ़ जाता है। निम्न में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? उपयोग, या समानताओं का चित्रण, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण, या अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना। तो विज्ञान में अनुरूपता विधि का जो एक चरण है वो आपका क्या है? समानताओं का चित्रण। ऑप्शन बी इज द राइट वन। कौन सी धातु वायु में रखने पर जल जाती है या जल उठती है, जल पड़ती है? तो इसमें जो आपका सोडियम है, जब इसको हम वायु में रखते हैं तो ऑलमोस्ट ये जल पड़ती है, सोडियम। ऑप्शन बी इज द राइट वन। जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? आपके जूते जो सोल होते हैं नीचे से असमतल होते हैं, छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, ये कह सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? जूते के जीवन बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा चले इसलिए। जूते को और मजबूती, उससे जूता ज़्यादा मजबूत हो जाता है। जड़त्व घटाने के लिए, जड़त्व बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जड़त्व बढ़ाने के लिए यानी कि घर्षण बढ़ाने के लिए, फ्रैक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। अच्छी विज्ञान जो है वो, अच्छी विज्ञान शिक्षा जो है वो जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ क्या है? विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश के लिए तैयार करती है। क्या करती है? इस अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य का मतलब है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में यानी कि कार्य करने की दुनिया में प्रवेश लेने के लिए तैयार करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का क्या अर्थ होता है? अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, या अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास होता है, या फिर विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन, अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट इसमें क्या रहेगा? विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का
अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी, अधिगम के आकलन के लिए सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है? जूल प्रति किलोग्राम है, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम है, किलो जूल प्रति किलोग्राम है या किलोग्राम है? देखिए ऊष्मीय मान की जो एसआई इकाई होती है आपकी वो किलो जूल प्रति किलोग्राम होती है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? बच्चे के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? संशोधन है, बचाव है, विस्तार है या प्रसार है? देखिए सीखना जो है, सीखने से क्या होता है? सीखने से हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, कुछ बदलाव देखने को मिलता है। एक अशिक्षित व्यक्ति होता है, जब वो शिक्षित हो जाता है तो उसका सोचना विचारना, उसके विचार जो है परिवर्तित होने लगते हैं, यानी कि उसके अंदर कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। तो सीखना एक तरह के व्यवहार का परिवर्तन है, यानी कि संशोधन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 37 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत ढूंढना है हमको, तो गलत क्या है? विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, या विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, या फिर विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का एक सार है। देखिए ये तो बातें सही लग रही हैं इसमें कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का भी सार है, ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की एक प्रक्रिया भी है। इसमें जो गलत ऑप्शन है आपका वो ए है, विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, यही आपका गलत है। कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? गोंद, विवरण, पूर्वानुमान या फिर निर्माण का स्पष्टीकरण। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा, जस्ट मोमेंट प्लीज। ये जो क्वेश्चन आपका 37 नंबर था इसमें मिस्टेक हो गई है। इसमें जो आपका गलत है वो ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी जो है ये आपका गलत है। ठीक है, विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन डी ही इसमें आपका राइट रहेगा। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है? इसमें गोंद हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए जो है यह है, विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, क्या इससे बच्चे की समझ विकसित हो जाएगी? उन्हें प्रयोगों से दूर रखें, ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर हम बच्चों को प्रयोगों से दूर रखेंगे तो उनका जो है कि वो कुछ क्रिएटिव कैसे कर पाएंगे, उनके ज्ञान में वृद्धि कैसे होगी? उन्हें सामाजिक गतिविधियों से व्यस्त रखें, ऐसा भी नहीं है। उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें, ऐसा भी नहीं है। सीधी सी बात यह है कि अगर बच्चों के अंदर समझ विकसित करनी है तो वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, इससे बच्चे क्रिएटिव होंगे। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कुछ विशेष छात्रों की सीखने की कठिनाई को दूर करना। कुछ विशेष छात्रों की जो सीखने की कठिनाई है, कॉम्प्लिकेशंस है, उनको दूर करना। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य? प्राथमिक यानी कि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। तो यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर साइंस टीचिंग का जो उद्देश्य है वो है बच्चों में ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन। शैक्षणिक विज्ञान को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है? शैक्षणिक विज्ञान को जो है कि 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन, सारांशित मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन या फिर पद मूल्यांकन। तो इसमें आपका विज्ञान में सीखने के रूप में मूल्यांकन का अर्थ है आत्म मूल्यांकन। क्या है? आत्म मूल्यांकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिक विधि का पहला चरण क्या है? एक परिकल्पना का निर्माण करना, अवलोकन करना, एक प्रयोग का आयोजन करना या प्रयोग के परिणाम की भविष्यवाणी करना। तो वैज्ञानिक विधि का जो पहला चरण है आपका वो अवलोकन करना है, ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, अवलोकन करना।
विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश में वर्गीकृत करेंगे। किस में वर्गीकृत करेंगे इसको? गतिविधि उत्पादन में, उपादान में। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को गतिविधि उपादान में वर्गीकृत करेंगे। विज्ञान की विषय सामग्री किसी को डैश कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। किसको? समस्या समाधान कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है। विज्ञान की जो विषय सामग्री होती है वो किसी भी समस्या को समाधान करने की स्किल डेवलप करने का काम करती है बच्चे के अंदर। विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका संचालन करना इसलिए ये छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने में मदद करता है, ये नैदानिक है, ये विज्ञान की बेहतर समझ में मदद करता है। तो विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये नैदानिक है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अच्छा डियर फ्रेंड, जैसे सेकंड सेमेस्टर के लिए आपके नोट्स भी हम प्रोवाइड कराते हैं, उसके नंबर नोट कर लीजिए 9628182649। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं आप नोट्स की, जिसमें जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है उसके सिर्फ आपके MCQs ही मिलेंगे। बाकी जो आपका पेपर 3 और 4 है उसके कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, उसका सब्जेक्टिव कंटेंट भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए भाई? बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना नहीं होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। जीवन के प्रति सहयोग और रुचि के मूल्यों को बढ़ाना, ये भी होना चाहिए। अगर जीवन के प्रति सहयोग और इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो फिर बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? वैज्ञानिक स्वभाव का संवर्धन भी करना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों में दी गई अवधारणाओं की परिभाषा पर जोर देना, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ बच्चों को परिभाषा ही रटाते रह जाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी आपका गलत हो जाता है। कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित है, जहां पे सिर्फ शिक्षक को ही ध्यान में रखकर रखा गया है? हैंड्स ऑन प्रयोग उपागम या पूछताछ उपागम? पूछताछ उपागम करेंगे तो भाई बच्चा उसमें इंक्लूड है। एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम या फिर डिस्कवरी उपागम? तो इसमें जो है एक्सपोजिटरी ट्रांसमिशन उपागम जो है ये पूरी तरह से यहाँ पे शिक्षक केंद्रित है। आगे बढ़ेंगे। विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? जो विज्ञान के उद्देश्य होते हैं उनका निर्धारण प्रयोगशीलता के आधार पर किया जाता है, समयबद्धता, उपयुक्तता या उपरोक्त सभी के आधार पर। तो विज्ञान के जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है वो लगभग सभी के आधार पर किया जाता है, चाहे वो प्रयोगशीलता हो, समयबद्धता हो, उपयुक्तता हो। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है विशिष्ट उद्देश्य संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? विशिष्ट उद्देश्य अध्यापक के व्यवहार से संबंधित होते हैं, विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, जीवन मूल्यों से संबंधित होते हैं, या फिर विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। चलिए तो डबल हो गया। तो जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं हमारे, ये विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है। अवलोकन कौशल, प्रायोगिक कौशल, महत्वपूर्ण सोच कौशल, या फिर ये सारे ही स्किल्स जो है वो वैज्ञानिक स्वभाव को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? भावनात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का, शारीरिक विकास का, सामाजिक विकास का? बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास जो है वो मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का ही एक हिस्सा है। किसका? बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। निम्न में से कौन सा शिक्षण विज्ञान की नवाचार पद्धति नहीं है? संगोष्ठी का उपयोग, सूचना का आदान प्रदान, खेल के तरीके के द्वारा शिक्षण यानी खेल के माध्यम से शिक्षण, या फिर टीम टीचिंग? इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सूचना का आदान प्रदान। नेक्स्ट वन इज प्रयोगशाला पद्धति में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाता है? प्रयोगशाला पद्धति में किस पर बल दिया जाता है? प्रयोगशाला पद्धति में प्रयास और त्रुटि पर भी बल दिया जाता है। बालक एफर्ट करता है, फिर मिस्टेक करता है, फिर एफर्ट करता है ना। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखता है, अनुभव के माध्यम से सीखता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं।
विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। किसका कथन है, किसका स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट डॉक्टर DS कोठारी यानी कि दौलत सिंह कोठारी का स्टेटमेंट है। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। किसने कहा, डॉक्टर DS कोठारी ने कहा। विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है, विज्ञान प्रयोगशाला होनी चाहिए या विज्ञान कक्ष होना चाहिए, प्रायोगिक अभिलेख होने चाहिए, इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो विज्ञान का अगर पूर्ण अध्ययन आपको करना है तो उसके लिए विज्ञान प्रयोगशाला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विज्ञान प्रयोगशाला लैब जरूरी है। कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है, अवबोध, अनुक्रिया, रुचियां और आदतें या फिर उपयोग। तो अवबोध जो है यह स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है। कौन, अवबोध। ऑप्शन ए इज द राइट वन। विज्ञान के प्रमुख मूल्य हैं 1 2 3 4, कितने बताए गए हैं, 3। ऑप्शन सी इज द राइट वन। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, किस शब्द से हुई है, साइंटिया शब्द से हुई है। किससे, साइंटिया। साइंटिया जो शब्द का अर्थ क्या होता है, इस शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। ठीक है। विज्ञान यानी कि साइंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। किससे, लैटिन भाषा से। विज्ञान शब्द का प्रॉपर अर्थ क्या होता है, विज्ञान का मतलब होता है किसी चीज को जानना। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, जानना। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। विज्ञान का ज्ञान होता है, विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध होता है, संगठित होता है, सुव्यवस्थित भी होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। विज्ञान का ज्ञान एक सीक्वेंस से होता है, संगठन में होता है, एक व्यवस्थित तरीके से होता है। अगला क्वेश्चन कहता है माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं, छात्रों में पर्यावरण एवं प्रकृति के प्रति रुचि का विकास करना। क्या ये माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है, या फिर भौतिकी के सामाजिक उपयोग को समझना, वैज्ञानिक क्रियाकलापों में रुचि समझना, रुचि लेना, ये उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे तो भौतिक विज्ञान के सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। विज्ञान की पाठ्यक्रम सहगामी जो क्रियाएं हैं, विज्ञान क्लब का नियोजन, पर्यटन का आयोजन, विज्ञान संग्रहालय, या फिर ये सभी विज्ञान की पाठ्यक्रम जो सहगामी क्रियाएं हैं वो क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। ये सभी, उसमें आपका विज्ञान क्लब का नियोजन भी आता है, पर्यटन का आयोजन भी आता है, विज्ञान संग्रहालय भी इसमें इंक्लूड है। विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए, छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, एक क्रमबद्ध हो, स्पष्ट हो, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन ये सभी हो जाएगा। विज्ञान जो साइंस टीचर होता है वो छात्र के अनुरूप होनी चाहिए, लैंग्वेज उसकी क्रमबद्ध हो और क्लियर होनी चाहिए। निम्न में विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हैं। क्या योग्यताएं हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना, प्रयोगशाला संचालन का ज्ञान, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक की यही विशेषता है, उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, विभिन्न शिक्षण विधियों का अलग अलग टीचिंग मेथड्स का नॉलेज होना चाहिए, प्रयोगशाला को कैसे संचालित करना है इसका भी ज्ञान उसके पास जरूरी है। इनमें से कौन सा नियम प्रयोगशाला में विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है, कौन सा नियम आवश्यक नहीं है। दुर्घटना होने पर अध्यापक को तुरंत सूचना दें, क्या ये नियम आवश्यक नहीं है, ये तो सबसे ज्यादा आवश्यक है। मेज पर अनावश्यक उपकरणों की भीड़ करें, ये तो बहुत गलत बात है। अनावश्यक चीजों को मेज पर फैला करके रखना गलत बात है। किसी भी प्रकार की शंका होने पर अध्यापक से परामर्श लें, बिल्कुल लेना चाहिए। उपकरण जो भी टूल्स हैं वो अच्छी तरह साफ होने चाहिए, ये भी बात सही। यानी कि 3 ऑप्शन आपके सही है, जो गलत है वही यहाँ पे सही है। आवश्यक क्या नहीं है, मेज पर आवश्यक फालतू की चीजें फैलाना ये जरूरी नहीं है। प्राथमिक उपचार बॉक्स में क्या नहीं होना चाहिए, छोटी बड़ी पट्टियां नहीं होनी चाहिए, कीटाणु रहित मरहम नहीं होना चाहिए, खिलौने नहीं होना चाहिए, या जोड़ने वाला प्लास्टर नहीं होना चाहिए। देखिए प्राथमिक उपचार बॉक्स है तो उसमें छोटी बड़ी पट्टियां होनी चाहिए, मरहम भी होना चाहिए, जोड़ने वाला प्लास्टर भी होना चाहिए, खिलौने थोड़ा ना रखने हैं उसमें आपको, है ना। तो ये ऑप्शन आपका इसमें गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग करते हैं,
कब किसमें प्रयोग करते हैं? ये आपका आगमन विधि में प्रयोग करते हैं। किसमें? आगमन विधि में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस विधि में स्थूल से सूक्ष्म सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है निगमन विधि में। किसमें किया जाता है? निगमन विधि में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाता है। पदार्थ को कितने समूहों में विभाजित किया गया है? 2 3 4 5। तो पदार्थ को यहाँ पे तीन भागों में बांटा गया है, 3 समूहों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमारे समूह हैं जिनमें पदार्थ को विभाजित किया गया है। अधिगम के लिए नियोजन ही पाठचर्या है। ये किसका स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट टेबा का है। अगला क्वेश्चन कहता है 76 नंबर, विद्यालय में मार्गदर्शन में जो समस्त अनुभव छात्र को प्राप्त होते हैं उन्हें पाठचर्या कहते हैं। किसका कथन है ये आपका फोरो का कथन है। किसका कथन है? फोरो का कथन है। क्या कथन है उनका? विद्यालय के मार्गदर्शन में जो समस्त अनुभव छात्र को प्राप्त होते हैं उन्हें पाठचर्या कहते हैं, ऐसा फ्लोरो कहते हैं। करिकुलम शब्द किस भाषा का है? करिकुलम जो शब्द है ये आपका आंग्ल भाषा का है। किस भाषा का शब्द है? आंग्ल भाषा का है। क्यूरेरे शब्द किस भाषा का है? तो क्यूरेरे शब्द आपका ये लैटिन भाषा का वर्ड है। कहाँ का? लैटिन भाषा का। क्यूरेरे शब्द लैटिन भाषा का। क्यूरेरे शब्द का अर्थ क्या होता है? क्यूरेरे शब्द का आपका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान या क्षेत्र। किसने कहा? पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो स्कूल में विद्यार्थियों को दी जाती हैं। ये स्टेटमेंट कहने वाले आपके हेनरी हैं। कौन है? हेनरी। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के लेखक आपके अपने बीके व्हीलर हैं। कौन है? बीके व्हीलर। ठीक है। कौन सी पाठचर्या करके सीखने पर बल देती है? कोर पाठचर्या, विषय केंद्रित पाठचर्या, शिक्षक केंद्रित पाठचर्या या क्रिया केंद्रित पाठचर्या? जाहिर सी बात है, हमें नाम से ही पता लग रहा है कि जो क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम है जिसमें क्रिया को सेंटर में रखा जाता है, यानी कि क्रिया काम करना है ना, तो करके सीखने पर बल देती है कौन? क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्न में सामान्य उद्देश्य नहीं है, कौन सा? विद्यार्थी के जीवन में व्यवहारिक परिवर्तन करना। क्या ये सामान्य उद्देश्य नहीं है? या फिर परिस्थिति के अनुसार शिक्षण पद्धति में परिवर्तन करना, ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, बालक की तर्क शक्ति का विकास करना। तो इसमें सामान्य उद्देश्य कौन सा नहीं है? ठोस, द्रव और गैस की प्रकृति का अध्ययन करना, ये सामान्य उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य या लक्ष्य की अवधि होती है, कैसी होती है? दीर्घकालीन, अल्पकालीन, तत्कालीन या फिर ज्ञात नहीं की जा सकती। तो उद्देश्य या जो लक्ष्य की अवधि है वो दीर्घकालीन होती है। कैसी होती है? दीर्घकालीन, यानी लंबे समय तक चलने वाली। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण करने वाले ब्लूम हैं। कौन है? ब्लूम। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एंड ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। कौन नहीं संबंधित है? क्या ज्ञान ज्ञानात्मक पक्ष से नहीं संबंधित है, या फिर बोध नहीं संबंधित है, नियंत्रण या फिर विश्लेषण? तो यहाँ पे ज्ञानात्मक पक्ष से ज्ञान भी संबंधित है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है, एंड एनालिसिस करना भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। नियंत्रण जो है वो ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? क्रियात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण है वो आपके सिम्पसन ने दिया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सिम्पसन के द्वारा प्रस्तुत किया गया। विश्लेषण और संश्लेषण संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? विश्लेषण और संश्लेषण जो हैं ये आपके ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। ओके। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। विधि यानी कि कोई भी टेक्निक है, कोई भी मेथड है, तो वो शिक्षक का भी शिक्षक है। ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट बहुत खतरनाक होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं ऐसा किसने कहा, तो ये आपको याद रखने होंगे। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है, ऐसा किसने कहा? ऐसा आपके टेलीरैंड ने कहा है। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को
करके सीखने पर बल देती है। तो वो है आपकी प्रयोगशाला विधि जो है वो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है। सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण के प्रवर्तक आपके अपने कीथ एचिसन हैं। कौन? कीथ एचिसन। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सूक्ष्म शिक्षण का जन्म हुआ कब हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जन्म जो है वो 1961 में हुआ। कब? 1961 में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण है क्या है? सूक्ष्म शिक्षण ये एक वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण जो है वो एक वास्तविक शिक्षण माना गया है। सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था का प्रथम सोपान है। क्या है? इसका प्रथम सोपान है आपका अभिविन्यास। सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम सोपान होता है वो अभिविन्यास है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरे होने की अवधि कितनी है? समय कितना है? 30 मिनट, 60 मिनट, 40 मिनट या 36 मिनट। चार ऑप्शन आपके सामने है। राइट क्या होगा इसमें? सूक्ष्म शिक्षण चक्र पूरी होने की जो अवधि है वो आपकी 36 मिनट है। कितनी? 36 मिनट। समग्र रूप से नैतिक शिक्षा शिक्षा से पृथक नहीं है। ये बात किसने कही है? ये आपके हर्बर्ट ने कही है। किसने कहा? हर्बर्ट ने कहा। आगे देखिए, निम्न में से सूक्ष्म शिक्षण के पद हैं। विशिष्ट कौशलों की रूपरेखा तैयार करना, जी हाँ ये भी सूक्ष्म शिक्षण का पद है। पुनः मूल्यांकन करना, ये भी सूक्ष्म शिक्षण का ही पद है। सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करना, ये भी आपका सूक्ष्म शिक्षण का ही पद है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो डी है वो राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है निम्न में शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं। मौलिक अनुसंधान भी होता है और क्रियात्मक अनुसंधान भी होता है। तो ये दोनों ही शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन सी जो है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया था? इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास करने वाले आपके एच.सी. मॉरिसन हैं। कौन हैं? इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास करने वाले एच.सी. मॉरिसन हैं। इकाई प्रविधि किस सिद्धांत पर आधारित है? इकाई प्रविधि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। निम्न में से कौन सा स्तर ज्ञानात्मक पक्ष का है? तो अवबोध, अनुक्रिया, रुचियां तथा आदतें, उपयोग। ठीक है, इसमें से आपका जो अवबोध है ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष का है। ठीक है, कौन सा स्तर भावात्मक पक्ष का नहीं है? ग्रहण, संगठन, मूल्य स्थापना या विश्लेषण। कौन सा स्तर है जो इसमें भावात्मक पक्ष का नहीं है? तो जो विश्लेषण है ये आपका भावात्मक पक्ष का नहीं है। विश्लेषण जो है ये आपका ज्ञानात्मक पक्ष का है, इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये भावात्मक नहीं, ये ज्ञानात्मक में आता है। अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षण सम्मेलन के सुझावों के अनुसार विभिन्न स्तर पर विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को कब शिक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया? कब किया था? 1956 में किया। कब किया? 1956 में, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। विज्ञान के प्रमुख मूल्य कितने हैं? विज्ञान के जो प्रमुख मूल्य हैं वो आपके 3 हैं। डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने सीखने के पक्षों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 106, 106 नंबर क्वेश्चन कहता है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य बनाने पड़ते हैं। तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किस प्रकार के छोटे छोटे जो लक्ष्य बनाने होते हैं उसमें आपका प्राप्य उद्देश्य, शिक्षण उद्देश्य, शिक्षण महत्व या शिक्षा का महत्व, कौन सा इसमें राइट हो जाएगा? तो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षक को कई छोटे छोटे लक्ष्य जो बनाने होते हैं वो आपके प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं, जो छोटे छोटे उद्देश्य बनाने होते हैं। प्राप्य उद्देश्य को तैयार करने में विशेष रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? बालकों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं का। जी हाँ बिल्कुल, जब भी हम उद्देश्य तैयार कर रहे होते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि आखिर बालक की आवश्यकता क्या है, उसकी योग्यता कितनी है। विषय वस्तु की प्रकृति क्या है, विषय विशेषज्ञों की भी राय ली जाती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रुचि उद्देश्य है? प्राप्त निरीक्षणों की सच्चाई से व्याख्या करना या वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना, नवीन विचारों एवं खोजों को करना या फिर नवीन
प्रयोग करना। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन आपका बी है। रुचि उद्देश्य कौन सा है? वैज्ञानिक संबंधी कार्यों को करना या विज्ञान से संबंधित कार्यों को करना एक रुचि उद्देश्य के अंतर्गत आता है। निम्न में से प्राप्य उद्देश्य कौन से हैं? देखिए, उद्देश्य बड़े होते हैं, प्राप्य उद्देश्य उनसे छोटे होते हैं। जो बड़े उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए जो छोटे छोटे उद्देश्य बनाए जाते हैं वो प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। तो इसमें प्राप्य उद्देश्य आपके जो सिद्धांत का ज्ञान होना जो है ये प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। उद्देश्यों के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण सन 1964 में किसने किया था? किसने किया था? यहाँ पे ब्लूम, कृतवाल, मसीहा, इन सब ने किया था। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 कहता है मिलर विधि किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है? जो मिलर विधि है ये क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में सहायक होती है। कौन सी विधि? मिलर विधि। किस प्रकार के उद्देश्यों को लिखने में सहायक है? क्रियात्मक उद्देश्यों को लिखने में सहायक होती है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आपका रेखांकन आता है। क्या रेखांकन किसके अंतर्गत आता है? रेखांकन मनोगत्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? क्रियात्मक नहीं है, भावात्मक, मनोगत्यात्मक या फिर ज्ञानात्मक। तो इसमें जो क्रियात्मक है ये आपका विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 114 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है? विचारना, संश्लेषण, अनुकूलन या फिर व्यवस्था। कौन नहीं आता है? तो संश्लेषण जो है ये भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन कहता है जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब हमारा उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। कब बनेगा? जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। किसी वस्तु के द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी जो होती है उसे क्या कहते हैं? आयाम, अर्ध आयाम, तरंग दैर्घ्य या अर्ध तरंग दैर्घ्य। अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ऊष्माधारिता का मात्रक क्या है? ऊष्माधारिता का मात्रक कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन ए राइट है। विज्ञान शिक्षक की विशिष्ट योग्यताएं हैं। विज्ञान शिक्षक की जो विशिष्ट योग्यताएं होती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है, प्रयोगशाला को कैसे संचालित करना है ये भी उसको आना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होना चाहिए। ठीक है। विज्ञान शिक्षक की भाषा कैसी होनी चाहिए? विज्ञान शिक्षक की जो भाषा है वो छात्रों के स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, क्रमबद्ध हो, स्पष्ट हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है परीक्षण की रचना किसने की थी? परीक्षण की रचना करने वाले आपके गाल्टन और कैटिल हैं। कौन? गाल्टन और कैटिल हैं। कोण का मात्रक क्या होता है? कोण का मात्रक आपका मोल होता है, स्टेरेडियन होता है, एम्पियर होता है या रेडियन होता है? कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से यौगिक है कौन? जल, सोना, पीतल या फिर चांदी। कौन है? जल। यौगिक कौन है? जल जो है वो यौगिक है। निम्न में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से अलग करता है? किस विधि के द्वारा हम ठोस पदार्थों को द्रव से अलग कर लेते हैं? वो विधि आपकी वाष्पीकरण है। वाष्पीकरण के माध्यम से ठोस पदार्थों को हम द्रव से अलग कर लेते हैं। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव पृथक करने की विधि है, वो कौन सी विधि है? वो आपकी वाष्पन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। दही को मथनी के द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त करने की मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम क्या है? यानी कि दही को मथने के बाद जो दही से मक्खन को अलग किया जाता है उस विधि का क्या नाम है? तो उस विधि का नाम अपकेंद्रण है। क्या है विधि का नाम? अपकेंद्रण। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है बालू और लोहे की छीलन को
अलग किया जाता है। किसके माध्यम से? बीन करके, चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा, उसको कह सकते हैं कि फट करके वो अलग होता है, या चालक के माध्यम से उसको अलग करते हैं। तो इसमें आपका चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा उसको अलग कर लिया जाता है। किसके द्वारा? बालू और जो लोहे की छीलन होती है उसको चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जाता है, यानी कि किसको किससे अलग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा हम जो है नमक एवं कपूर के मिश्रण को अलग कर लेते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा नमक एवं कपूर के मिश्रण को अलग कर लिया जाता है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। जो आवेश आता है उसमें वो धन आवेश होता है, ऋण आवेश होता है, ये दोनों ही होते हैं या फिर कोई नहीं होता। तो उसमें आपका धन आवेश आ जाता है। कौन सा आवेश? धन आवेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनिया या फिर बोरॉन? शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़? तो जो छड़ होती है वो आपकी कार्बन की होती है। कौन सी? कार्बन। ठीक है। शुष्क सेल में कार्बन पदार्थ की छड़ जो है वो एनोड का कार्य करती है। निम्न में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं किसमें? पंखा में, टार्च में, टीवी या कूलर में। तो टार्च में दिष्ट धारा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। चुंबकीय पदार्थ है लोहा, पीतल, तांबा या रबड़। चुंबकीय पदार्थ में से कौन सा है? इसमें आपका हो जाएगा लोहा जो है वो चुंबकीय पदार्थ है। लोहा कैसा है? चुंबकीय पदार्थ है ना। विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो जो प्रतिबिंब है आपका वो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 कहता है किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आयाम, आवृत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं उसको? आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की जो दूरी है उसको तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। ऊष्माधारिता का जो मात्रक है वो आपका क्या है? कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस है। कैलोरी प्रति सेल्सियस है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान के सिद्धांतों का प्रतिपादन ढंग से समझ करके करना चाहिए। सामाजिक, व्यवहारिक, मनोवैज्ञानिक या फिर आर्थिक। तो इसमें मनोवैज्ञानिक तरीके से वो समझ करके उसका प्रतिपादन ठीक से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षा उपक्रम है, ये किसका कथन है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका वो डॉक्टर जॉनसन का है। पाठ्यपुस्तक एक महत्वपूर्ण शिक्षा उपक्रम है, ये स्टेटमेंट आपका डॉक्टर जॉनसन का है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी पुस्तकों के विषय में अत्यधिक और सत्य के विषय में बहुत कम जानते हैं, ये किसने कहा है? ये कहने वाले आपके टी.एच. ग्रीन हैं। कौन है? टी.एच. ग्रीन हैं। विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा में छूट जाते हैं। क्या छूट जाते हैं? पाठ्यक्रम छूट जाता है, तथ्य छूट जाते हैं, सिद्धांत छूट जाते हैं या शिक्षण बिंदु छूट जाते हैं। तो इसमें विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत कक्षा में आपके शिक्षण बिंदु ऑलमोस्ट छूट जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक वह साधन है जिसके माध्यम से अध्यापक किसी विषय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करने में समर्थ होता है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये मैक्सवेल का है। किसका है? मैक्सवेल। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करने में किस सिद्धांत का पालन किया जाता है? पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करने में सरल से कठिन की ओर चलते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, या फिर ये सारे ही तरीके अपनाते हैं। तो यहाँ पे हम पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करने में ऑलमोस्ट सभी तरीके अपनाते हैं। उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। इसमें सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है? अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता आपके बी.एफ. स्किनर हैं।
दो या दो से अधिक शिक्षक होते हैं, किसमें? श्रेणीबद्ध टोली में, या एकल विषय टोली में, या फिर सहक्रिया टोली में। तो दो या दो से अधिक जो शिक्षक होते हैं आपके, वो एकल विषय टोली में होते हैं। किसमें? एकल विषय टोली में। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? योजना विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक हैं। प्रोजेक्ट वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाए। ये बात किसने कही है? ये आपके किलपैट्रिक ने कही है। प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है। किसको महत्व दिया जाता है? तो जो प्रयोगशाला विधि होती है उसमें प्रयास एवं त्रुटि को भी महत्व दिया जाता है, करके सीखने के सिद्धांत को भी महत्व दिया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। किस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग हैं? किस शिक्षण विधि के जन्मदाता प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग है? किसके हैं? ह्यूरिस्टिक विधि के। किसके? ह्यूरिस्टिक विधि के। ठीक है। विज्ञान के पूर्ण अध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? विज्ञान का पूर्ण अध्ययन चाहते हैं तो उसके लिए विज्ञान प्रयोगशाला अति आवश्यक है। बालकों को कम से कम बतलाना चाहिए और अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये बात किसने कही है? ये बात बहुत अच्छी बात है, हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है बालकों को बातें कम से कम करनी चाहिए जबकि अन्वेषण सबसे ज़्यादा करना चाहिए, यानी कि खोज एक्सप्लोर ज़्यादा करना चाहिए, बातें कम करनी चाहिए। विज्ञान सीखने का अर्थ है विज्ञान करना। ये बात कहने वाले आपके डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी हैं। विज्ञान की एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता ये होती है कि अव्यवस्थित विषय वस्तु नहीं। अगर अच्छी पाठ्यपुस्तक है तो उसकी विषय वस्तु अव्यवस्थित कैसे हुई? नवीनतम जानकारी का समावेश, श्वेत श्याम चित्रों का समावेश। सिर्फ चित्रों का समावेश होने से पुस्तक अच्छी नहीं हो जाती है, महंगी होने से भी पुस्तक अच्छी नहीं होती है। पुस्तक वो अच्छी होती है जिसमें नई नई जानकारी बच्चों को मिल सके, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वो आपका राइट हो जाता है। बालक में तर्क शक्ति के विकास के लिए उपयुक्त जो विषय है वो आपका विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान के माध्यम से ही बच्चा तर्क वितर्क करना सीखता है। शिक्षण विधि जो कि मिडिल कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सी विधि है वो? व्याख्यान विधि। छोटे कक्षा में बालकों को हम सिर्फ व्याख्यान करके सिखाएंगे तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। गति के तृतीय नियम को पढ़ाने की जो सही विधि है वो क्या है? गति के तृतीय नियम को पढ़ाने के लिए आगमनात्मक विधि जो है दैट इज गुड। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को डैश वर्गीकृत करेंगे। विज्ञान में प्रयोगशाला प्रयोग को किस में? श्रवण उपादान में वर्गीकृत करेंगे, दृश्य उपादान में, गतिविधि उपादान में, या दृश्य श्रव्य उपादान में। तो इसको जो है दृश्य श्रव्य उपादान में क्या करेंगे? वर्गीकृत करेंगे। गैसों का व्यवहार किसने खोजा था? गैसों का व्यवहार आपका रॉबर्ट बॉयल ने खोजा था। किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। वैज्ञानिक प्रक्रिया का चुनौतीपूर्ण आयाम है, किसका है? पद्धति। वैज्ञानिक प्रक्रिया का जो चुनौतीपूर्ण आयाम वो पद्धति है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विज्ञान विषय के शिक्षण से संबद्ध विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विज्ञान विषय के शिक्षण से संबंधित विधि खोज एवं अन्वेषण है, स्पष्टीकरण एवं परीक्षण है, या शिक्षक केंद्रित और छात्रोन्मुख है, या फिर ये सभी हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाता है। विज्ञान विषय के टीचिंग से रिलेटेड जो मेथड है उसमें खोज अन्वेषण भी होता है, क्लैरिफिकेशन है, परीक्षण है, शिक्षक केंद्रित है। तो ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन ओवर हियर। निम्नलिखित में श्रव्य सामग्री क्या है जिससे हम सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं? दूरदर्शन नहीं, इसमें तो हम देख भी सकते हैं, मानचित्र तो है ना, ये इसमें भी देख सकते हैं, सिनेमा में भी देख सकते हैं। रेडियो जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सुन सकते हैं, देख रेडियो में नहीं सकते। दृश्य सामग्री का उदाहरण क्या है? तो दृश्य सामग्री जो है फिल्म अगर आप देख रहे हैं तो वो आपकी दृश्य सामग्री है। ठीक है। एंड प्रतिरूप, सॉरी यहाँ पे प्रतिरूप होगा ऑप्शन आपका डी। प्रतिरूप जो है वो दृश्य सामग्री का उदाहरण है। अगर टेलीविजन होता तो वो भी दृश्य सामग्री का उदाहरण है ना। बुलेटिन बोर्ड व प्लेनेल बोर्ड है, ये क्या है? एक दृश्य साधन के रूप में होता है ना। प्लेटिन बोर्ड और प्लेनेल बोर्ड जो है वो दृश्य साधन के रूप में काम करता है। जो रेडियो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनने की सामग्री है, यानी कि श्रव्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन कहता है
प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, यूपीएस है या फिर सरल हार्डवेयर है? प्रोजेक्ट आपका एक सरल हार्डवेयर है। प्रोजेक्ट क्या है? प्रोजेक्ट आपका एक सरल हार्डवेयर है। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी हुआ था, कब हुआ था? तो ये आपका सन 1957 में हुआ था। भारत में रेडियो प्रसारण का नाम आकाशवाणी 1957 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र कब बना था? भारत में प्रथम दूरदर्शन केंद्र जो था वो कहाँ बना था? मुंबई में बना था, कोलकाता में बना था, दिल्ली में या फिर जयपुर में? तो ये आपका बना था दिल्ली में बना था। कहाँ बना था? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन। स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिससे एक चित्र को कई स्थानों पर चलते देखा जा सकता है, या फिर कागज पर बने चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है, या फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो स्लाइड प्रोजेक्टर का मतलब ये होता है कि फिल्म स्लाइड पर जो चित्र अंकित है उसको पर्दे पर देखा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रमुख अवयव जो उसकी गुणवत्ता को निर्धारित करता है वो क्या है? वो आपका प्रक्षेपी लेंस है। क्या है वो आपका प्रक्षेपी लेंस है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल शैक्षिक उपलब्धि के मापन में ही सहायता नहीं देता बल्कि उसमें सुधार भी करता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा आपके बेसले ने दी है। किसने दी है? बेसले ने दी है। मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से उत्तम है अथवा वांछनीय है, उनको मान करके चला जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात कहने वाले आपके रेमर्स हैं। कौन है? रेमर्स हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाता है। ई बी बेसले के अनुसार मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक कैसी प्रक्रिया है? तो मूल्यांकन जो है वो आपकी व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य केंद्रित होता है, उद्देश्य में घनिष्ठ संबंध रखता है, एक व्यवस्थित पद्धति है, या उपरोक्त सभी यहाँ पे सत्य हैं? तो यहाँ पे तो सभी सत्य हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? जांच सूची, निरीक्षण, संचय आलेख या रेटिंग स्केल? तो प्राथमिक कक्षाओं में आपका जो निरीक्षण है वो निरीक्षण मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। निरीक्षण, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? 3, 2, 4, 5। मूल्यांकन के कितने सोपान हैं? मूल्यांकन के आपके 3 सोपान हैं। कितने? 3 सोपान हैं। मापन पूर्णतः डैश होता है। मापन कैसा होता है? वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, अनिश्चित या इनमें से कोई नहीं। तो जो मापन है वो अक्सर जो है आपका वो अनिश्चित होता है। परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? परीक्षण 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। किसी एक को एक ही समूह पर बार बार किए जाने पर अंकों में समानता का पाया जाना, इसका मतलब क्या है? विश्वसनीयता, वैधता का, या फिर वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण? तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका विश्वसनीय। यह अर्थ किसका है? विश्वसनीयता। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता उसे वस्तुनिष्ठता कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तुनिष्ठता। किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है जिस सीमा तक वह यही मापता है जिसके लिए इसका निर्माण किया गया है। ये कथन किसका है? यह कथन क्रोनबैक का है। किसका है? क्रोनबैक का है। कैलिफोर्निया उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ? 1948 में, 1920 में, 1952 में या 1930 में? कब हुआ? 1920 में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका जो है वो राइट हो जाता है। जिस परीक्षण से शिक्षार्थी को किसी विषय या अनेक विषयों में कठिनाई ज्ञात की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या अभिरुचि परीक्षण? तो उसे क्या कहते हैं? उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं।
क्या कहते हैं? निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण की विशेषता क्या है? ये परीक्षाएं पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग होती हैं। ये परीक्षाएं विश्लेषणात्मक होती हैं। ये परीक्षाएं शिक्षार्थी की कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे निदानात्मक परीक्षण की विशेषता ये है कि ये परीक्षाएं शिक्षार्थी की कमजोरी का निदान करके उसके उपचार की व्यवस्था करती हैं, इसीलिए इनको निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? उपचारात्मक शिक्षण में महत्वपूर्ण क्या है? प्रत्येक शिक्षार्थी की प्रगति का ग्राफ एवं चार्ट अलग होना चाहिए। ये उपचारात्मक शिक्षण की महत्वपूर्ण बात है। बात सही है कि प्रत्येक विद्यार्थी का रुचि, क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है, तो उनका जो ग्राफ चार्ट है वो भी अलग अलग होना चाहिए। शिक्षार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करने के लिए आकर्षक सहायक सामग्री और इफेक्टिव टीचिंग मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। बात तो ये भी सही है ना। प्रत्येक विषय के अभ्यास प्रश्न ऐसे हों जिनके बारे में शिक्षार्थी स्वयं सोच सके, ये भी सही है। तो यहाँ पे तो तीनों बातें सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? सूक्ष्म शिक्षण विधि के जो जनक हैं आपके वो किलपैट्रिक हैं, ठीक है, सॉरी क्लिफ्ट हैं। क्लिफ्ट कौन? क्लिफ्ट। सूक्ष्म शिक्षण का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? सूक्ष्म शिक्षण का जो विकास है वो आपका स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। कहाँ? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी विधि है जो छात्रों को करके सीखने पर बल देती है? ये आपका प्रयोगशाला विधि है। कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि है। परियोजना विधि किस पर आधारित होती है? परियोजना विधि जो आपकी है ये यथार्थता के सिद्धांत पर भी आधारित होती है, अनुभव के सिद्धांत पर भी आधारित होती है, सहकारिता के सिद्धांत पर भी आधारित होती है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित जो विधि है वो कौन सी है? वो आपकी भाषण या व्याख्यान विधि है। शिक्षण की सबसे प्राचीन और सबसे अधिक प्रचलित विधि आपकी भाषण विधि और व्याख्यान विधि है। विधि शिक्षक का भी शिक्षक है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका टेली रैंड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 191 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान और शिक्षण दोनों की प्रकृति बहुआयामी है क्योंकि इसमें शामिल है। क्या शामिल है? तो इसमें विज्ञान का ऐतिहासिक विकास क्रम भी शामिल है, विज्ञान के सिद्धांत एवं शिक्षण विधियां भी शामिल हैं, वैज्ञानिक सोच के चरण भी शामिल हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान की विषय की प्रकृति व स्वरूप निम्नलिखित में से कैसा है? तो विज्ञान की विषय की प्रकृति व स्वरूप जो है विश्वसनीय एवं उपयोगी है, एंड ज्ञान स्रोत एवं प्रक्रियाजन्य है, अन्वेषी एवं प्रायोगिक भी है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है विज्ञान का ज्ञान सरल से जटिल और जटिल से सरलता को निर्देशित करता है, जिसे शैक्षिक भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो शैक्षिक भाषा में इसको निगमनागमन ज्ञान के माध्यम से जानते हैं। निगमनागमन ज्ञान, ठीक है, शैक्षिक भाषा में इसको निगमनागमन ज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा अधिगम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? अधिगम की प्रमुख विशेषता यह है, यह युगीन अनुभवों और मान्यताओं पर आधारित है, यह व्यापक जांच परख एवं समझ पर आधारित है, यह मापन एवं मूल्यांकन पर आधारित है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें भी। एंड 195 नंबर क्वेश्चन कहता है विज्ञान का शिक्षक सहज करता होता है क्योंकि विद्यार्थियों की वह मदद करता है। किसमें? अवलोकन के संदर्भ एवं नमूनों में मदद करता है, या फिर सैंपल जीव के परीक्षण संबद्ध सूचना संग्रहण में मदद करता है, प्रायोगिक उपकरण की व्यवस्था एवं हैंडलिंग में मदद करता है, या ऑप्शन डी? तो यहाँ पे वो सभी तरीके से मदद करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। 196 नंबर क्वेश्चन कहता है स्वयं अनुभव की जाने वाली अधिगम क्रिया का प्रतिफल क्या कहलाता है? तो ये आपका प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। कौन सा उदाहरण प्रत्यक्ष अनुभव
एवं ज्ञान को स्पष्ट करता है। तो कौन सा उदाहरण, चार्ट और मॉडल ये भी प्रत्यक्ष अनुभव और ज्ञान को स्पष्ट करता है। अवलोकन का विवरण भी, बिंदुवार सूची और सामान्यीकरण भी प्रत्यक्ष अनुभव ज्ञान को स्पष्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो राइट हो जाएगा। विज्ञान के पाठ्यक्रम में जांच प्रक्रिया का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षक छात्र द्वारा करके सीखना, शिक्षक द्वारा करके सीखना, शिक्षक शिक्षार्थी का सीखना, या फिर शिक्षकीय मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के द्वारा सीखना। तो विज्ञान के पाठ्यक्रम में जांच प्रक्रिया का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? शिक्षकीय मार्गदर्शन में शिक्षार्थी के द्वारा सीखना। ठीक है, 99 आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। और आपसे बताना चाहेंगे, हमने पहले ही बताया है, पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है, ये नंबर है, आप यहाँ मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। देखिए, प्रश्न पूछने की संस्कृति और सवाल उठाने की परंपरा निम्न में से किस विषय के शिक्षण अधिगम से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये विज्ञान से जुड़ा है, कला से, सामाजिक अध्ययन से, या फिर भाषा से। किससे जुड़ा है? ये आपका विज्ञान से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है प्रयोजना विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक है। ठीक है, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों से कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।